Second 10 3 is an example. A bag contains 2n plus 1 coins. बैग में टोटल कितने कॉइन है 2n plus 1. उसमें से ये कह रहा है इट इज नोन दैट n ऑफ दीज कॉइन्स हैव ए हेड ऑन बोथ साइड्स. टोटल 2n plus 1 में से n जो कॉइन है वो 2 हेडेड है, मतलब दोनों तरफ उनके ऊपर हेड है. वेयर इज द रेस्ट ऑफ द कॉइन्स आर फेयर. फेयर का मतलब है एक तरफ हेड एक तरफ टेल. A coin is picked up at random from the bag and is tossed. If the probability that the toss results in a head is 31/42, determine the value of head. Total number of coins. Total coins in the bag. Out of them, n are 2-headed. N are 2-headed coin. That is head on both sides. Both sides together, both faces together. And n plus 1 are fair coins. n प्लस 1 जो कॉइन्स है कैसे कॉइन है फेयर है. सबसे पहला स्टेप, सबसे पहला पॉइंट है एक कॉइन इज सिलेक्टेड एट रैंडम. क्या क्या पॉसिबिलिटी है, कौन सा कॉइन सिलेक्ट हो सकता है. दो वैरायटी है कॉइन्स में, या तो 2-हेडेड या फिर फेयर. पहले कॉइन सिलेक्ट होगा फिर टॉस होगा. व्हेन ए कॉइन इज सिलेक्टेड एट रैंडम, let E1 be the event of selecting a 2-headed coin and E2 be the event of selecting a fair coin. Total coin है 2n plus 1, उसमें से 2-headed कितने हैं n. 2-हेडेड कॉइन को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी n अपॉन 2n प्लस 1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 फेयर कॉइन सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी n प्लस 1 अपॉन. एक तरफ है 2-हेडेड और एक तरफ हमारे पास है फेयर कॉइन. अब ये कह रहा है इस कॉइन को टॉस किया एंड टॉस रिजल्ट्स इन हेड, इट्स प्रोबेबिलिटी इज 31/42. This selected coin is tossed when a coin is selected at random. Let A be the event of getting head when this selected coin is tossed. Selected coin को toss किया, अगर आउटकम के रूप में हेड आया तो कौन सा इवेंट अकर हो गया. अब आउटकम के रूप में हेड आना ये डिपेंड करेगा कि कॉइन कौन सा टॉस हुआ था, फेयर कॉइन टॉस हुआ था या फिर 2-हेडेड कॉइन टॉस हुआ. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन इवन अंदर हुआ, इसका मतलब 2-हेडेड कॉइन जो है वो सिलेक्ट हो गया, दोनों तरफ हेड उसके. और 2-हेडेड कॉइन को जब हम सिलेक्ट कर रहे हैं तो वहाँ उस कॉइन को टॉस करेंगे तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दोनों तरफ हेड है. 2-हेडेड जो कॉइन है इसमें दोनों तरफ हेड दिया हुआ है, तो इस सिलेक्टेड कॉइन को यानी कि 2-हेडेड कॉइन को जब हमने टॉस किया तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E2. E2 अक्कर होने का मतलब है फेयर कॉइन सिलेक्ट हो गया. अब इस फेयर कॉइन को टॉस किया तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी है 1/2. यहाँ नंबर ऑफ कॉइन्स का कोई रोल नहीं है. एक कॉइन सिलेक्ट हो रहा है तो दो वैरायटी है, दो कैटेगरी, या तो 2-हेडेड या फिर फेयर कॉइन. तो दो मैंने केस ले लिए इसके अंदर. पहले क्या हुआ उससे रिलेटेड E1 और E2. पहले हुआ कॉइन सिलेक्ट हुआ, या तो 2-हेडेड सिलेक्ट होगा या फेयर कॉइन सिलेक्ट होगा. 2-हेडेड सिलेक्ट हो रहा उसको E1 कह दिया, फेयर कॉइन सिलेक्ट हो रहा उसको E2 कह दिया. E1 की प्रोबेबिलिटी n अपॉन 2n प्लस 1, E2 की प्रोबेबिलिटी n प्लस 1 अपॉन 2n प्लस 1. A अपॉन E1 2-हेडेड कॉइन
टॉस हो रहा है, क्योंकि उसके बाद बात कर रहा है कि सिलेक्टेड कॉइन को टॉस किया गया है और रिजल्ट के रूप में हेड मिल रहा है। लास्ट में क्या कह रहा है, सिलेक्टेड कॉइन को टॉस किया और रिजल्ट हेड मिलेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 31/42 है। यानी कि कौन सा कॉइन सिलेक्ट हुआ, ना ये 31/42 है बैटिंग हेड, ना ये 31/42 है, कोई भी कॉइन सिलेक्ट हुआ हो, लास्ट में जो हेड मिला है ना, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 31/42। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड 31/42, लास्ट ऑर्डर प्रोबेबिलिटी इसकी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ यू इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ यू इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन 31/42। इवन की प्रोबेबिलिटी n अपॉन 2n प्लस 1 इनटू m a अपॉन e1 प्लस n प्लस 1 अपॉन 2n प्लस 1 इनटू 1/2 इक्वल टू 31/42। इसको सिंप्लीफाई करके हमें क्या निकालना है, यानी एलसीएम आ गया 2 इनटू 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 से डिवाइड करके बचा 2 पर मल्टीप्लाई करोगे 2n प्लस 1 से डिवाइड करके बचा 2n प्लस 2 इक्वल टू क्या 31/42 क्रॉस मल्टीप्लाई कितना आएगा 42 गुणा में 4 168 n प्लस 84 इक्वल टू दूसरी तरफ क्या हो गया, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई क्या, कहाँ पर n अपॉन 2n प्लस n प्लस 2n के सारे से डिवाइड कर रहे थे, इससे डिवाइड करके 2 बचा, ऊपर 2n हो गया, इस सारे से डिवाइड करके 1 आया, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 1 कितना आ गया ऊपर 3, 42 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 126n और प्लस में 42 इक्वल टू राइट साइड में 31 गुणा 2 62 गुणा 2 124 n प्लस 62 124 इधर आके माइनस हो जाएगा 126 माइनस 124 2n इक्वल टू 20 n हमारे पास कितना आ गया, यानी कि n की जो वैल्यू हमारे पास हो गई 10 11 में देखें n अर्न कंटेन्स m वाइट बॉल्स, अर्न बैग उसमें m वाइट बॉल है और n उसमें ब्लैक बॉल है। ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम एंड इज पुट बैक इनटू द अर्न along with k additional balls of the same color। पहले इनिशियली क्या है उस बैग में या अर्न में m तो कैसी बॉल है वाइट और n कैसी है ब्लैक। N arm contains m white and n black balls. Contains m white and n black balls. सबसे पहले रैंडमली एक बॉल ड्रा किए, क्या पॉसिबिलिटी है या तो वाइट होगी या फिर ब्लैक होगी। उसके बाद क्या कर रहा है उस बॉल को वापस रख दिया आर्म में बैग में along with k additional balls of the same color। मतलब अगर फर्स्ट ड्रा के अंदर वाइट बॉल निकल रही है तो वो बॉल तो वापस रखनी है, एक्स्ट्रा के एडिशनल वाइट बॉल इसमें और डाल दी जाएंगे।
यानी कि फर्स्ट ड्रा के बाद जो बैग है उसमें टोटल जो बॉल्स की संख्या है वो m प्लस n प्लस के हो जाएगी, m प्लस n प्लस के। और फर्स्ट ड्रा के अंदर अगर ब्लैक बॉल निकल रही है तो फर्स्ट ड्रा के बाद वो ब्लैक बॉल तो वापस जाएगी ही जाएगी, के एडिशनल ब्लैक बॉल इस बैग में होगा। व्हेन ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, रैंडमली हम एक बॉल ड्रा कर रहे हैं, लेट इवन बी द इवेंट ऑफ ड्राइंग a white board and A2 be the event of drawing a black board. Probability of E1 white में m total m plus n, probability of E2 n upon n to n plus। उसके बाद ये कह रहा है कि के एडिशनल बॉल्स ऑफ द कलर ड्रॉन इन फर्स्ट ड्रा आर एडेड टू द, फर्स्ट ड्रा के अंदर जिस भी कलर की बॉल निकल रही है उसी कलर की के एडिशनल बॉल इस बैग में डाल दी। उसके बाद एक बॉल निकालना है, और कैसी बॉल? शो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए व्हाइट बॉल डज नॉट डिपेंड ऑन के। सेकंड ड्रा के अंदर अगर व्हाइट बॉल हम निकालेंगे ना तो के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, ये हमारा क्वेश्चन है, ये हम प्रूव। Moreover, a additional balls of the color drawn in first draw are added to the के एडिशनल बॉल्स ऑफ द कलर ड्रॉन इन फर्स्ट ड्रा आर एडेड टू द। अब उसके बाद ये कह रहा है कि ठीक है, जिस भी कलर की बॉल फर्स्ट ड्रा के अंदर आई थी, एडिशनल बॉल्स ऑफ द कलर ड्रॉन इन फर्स्ट ड्रा आर एडेड टू द। अब व्हाइट बॉल निकलवाने की प्रोबेबिलिटी निकल रहा है। आपका मतलब है कि एडिशनल बॉल इसमें और ऐड होने के बाद, अब उसको आप इवेंट ही कह दो। लेट ए बी द इवेंट ऑफ ड्राइंग व्हाइट बॉल, A be the event of drawing a white in second draw, that is after adding k additional balls of the color drawn in first draw। सेकेंड ड्रा का मतलब क्या है कि फर्स्ट ड्रा के बाद जिस कलर की बॉल पहले ड्रा में निकली थी उस कलर की के एडिशनल बॉल इसमें और ऐड कर दी। उसके बाद अगर व्हाइट बॉल निकाला हुआ है, यानी कि टोटल m प्लस n प्लस k बॉल्स हैं, उसमें से व्हाइट बॉल निकल रहा हूँ, उसको मैं क्या कह रहा हूँ? इवेंट ए। अब इस इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी, व्हाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी डिपेंड करेगी E1 और E2 के ऊपर। ए की प्रोबेबिलिटी जब इवन अकर हो गया, इवन अकर होने का मतलब पहले ड्रा में व्हाइट बॉल निकली थी, अब पहले ड्रा में व्हाइट बॉल निकली है तो एडिशनल जो बॉल्स आएंगे के वो कैसी होंगी? व्हाइट ही होंगी। अब एडिशनल के व्हाइट ऐड करोगे तो m प्लस के तो व्हाइट हो जाएंगी और n कैसी होंगी? ब्लैक होंगी। वहां से एक व्हाइट निकालने की प्रोबेबिलिटी m प्लस के अपॉन में m प्लस n प्लस के, प्रोबेबिलिटी ऑफ a अपॉन E1। व्हाट इसमें लिखना चाहो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए व्हाइट बॉल व्हेन के एडिशनल white balls are added to the it is equal to
के एडिशनल वाइट बॉल ऐड होने के बाद इसमें m प्लस के वाइट होगी और m प्लस n प्लस के टोटल है। प्रोबेबिलिटी ऑफ a अपॉन e2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्राई वाइट बॉल वाइट ही निकालनी है, बॉल वाइट ही निकालनी है। वाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी जब e2 अकर हुआ है, e2 अकर होने का मतलब पहले ड्रा के अंदर ब्लैक बॉल निकलेगी और पहले ड्रा में ब्लैक बॉल निकली है तो दूसरे ड्रा से पहले के एडिशनल ब्लैक बॉल इसमें ऐड होगी। तो जब के ब्लैक ऐड होगी तो वाइट तो एम ही रहेगी, ब्लैक कितनी हो जाएगी एम प्लस की। निकालनी कैसी है वाइट, तो उस केस में ए अपॉन e2 की प्रोबेबिलिटी वाइट निकालने की प्रोबेबिलिटी एम अपॉन एम प्लस एन। क्वेश्चन ये है कि के एडिशनल बॉल ऐड होने के बाद जो वाइट बॉल हम निकालना है उस वाइट बॉल निकालने के ऊपर इस के का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए वाइट बॉल इज इंडिपेंडेंट ऑफ के, therefore probability of A it is equal to probability of drawing a white ball, probability of drawing a white ball it is equal to probability of E1 and to probability of A upon E1 plus probability of E2 into probability of A2। E1 की probability कितनी है m अपॉन m प्लस इंटू a अपॉन E1 m प्लस a अपॉन m प्लस n प्लस k। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 n अपॉन m प्लस n a अपॉन E2 m अपॉन m प्लस n प्लस k। ये डिनोमिनेटर सारा का सारा कॉमन है, डिनोमिनेटर सारा का सारा कॉमन है, क्या बचेगा m भी कॉमन आ रहा है, m अपॉन में m प्लस n इंटू m प्लस n प्लस के कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बचा, ये कॉमन गया, पूरा डिनोमिनेटर कॉमन गया, ऊपर m प्लस के बचा, ये कॉमन गया, डिनोमिनेटर कॉमन गया, केवल m बचा। ये m प्लस n प्लस के नीचे वाले m प्लस n प्लस के से क्या बचा लास्ट में m अपॉन, यानी कि आप इस रिजल्ट को आप स्टैंडर्ड रिजल्ट के रूप में यूज कर सकते हो। इनिशियली व्हाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या रही थी m अपॉन, और k एडिशनल बॉल ऐड होने के बाद भी व्हाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी m अपॉन, मतलब जो कुछ भी घटित हुआ उसका व्हाइट बॉल चाहे किसी भी ड्रा में निकाले, लेकिन रैंडम एक्सपेरिमेंट ये कि फर्स्ट ड्रा में जिस कलर की बॉल निकली है उसी कलर की 10 बॉल और ऐड कर दी, 5 और ऐड कर दी, के और ऐड कर दी, पी बॉल और ऐड कर दी, तो इसके पी 5 और 10 के ऊपर सेकंड ड्रा के अंदर व्हाइट बॉल निकालने की जो प्रोबेबिलिटी है वो डिपेंड नहीं करेगी। ये एक्सरसाइज के अंदर था 8th तो हमने डिस्कस कर ही दिया था, एक 9th और 10th में से एक देख 10th bag A contains 4 white and 3 black, bag B contains 3 white and 5 black, 2 balls are drawn from bag A and placed in the bag B, then what is the probability of drawing a white ball from it? Bag A contains four white, 3 black. Bag A contains 4 white and 3 black balls. Bag B contains 3 white and 5 black balls. पहले क्या कुछ हुआ, 2 balls are drawn, 2 balls are drawn from bag A and placed in bag B. When 2 balls are drawn, from
in bag B. When two balls are drawn from bag A and placed in bag B. बैग ए में से दो बॉल निकाल के बैग बी के अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटी है? हो सकता है दोनों व्हाइट निकल जाए, हो सकता है दोनों ब्लैक निकल जाए, हो सकता है एक व्हाइट और, तो जितनी भी पॉसिबिलिटी जो कुछ पहले घटित हो रहा है कि पहले बैग में से दो बॉल निकल जाए, लेट E1 E2 एंड E3 E1 E2 एंड E3 be as follows. Both white transferred from bag A to B. E2 both black transferred from bag A to B. And E3 one white and one black transferred from bag A to B. क्या और भी दो पॉसिबिलिटी है? सारे केस लिस्ट कर लिए मैंने, सारे केस। अगर तीन ट्रांसफर करते तो तीनों वाइट, तीनों ब्लैक, एक वाइट दो ब्लैक, दो वाइट जितने भी पॉसिबल केसेस हैं वो सारे के सारे आप लिस्ट करो। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 ट्रांसफर करने का मतलब क्या हुआ? निकाल के जो ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर करने की प्रोबेबिलिटी मतलब निकालने की प्रोबेबिलिटी। दो वाइट बॉल, बोथ वाइट, वाइट कितनी 4 4C2 अपॉन में 7C2। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 3C2 अपॉन 7C2। प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 4C1 इंटू 3C1 अपॉन में 7C2। तीनों की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 मिलेगा, हमेशा। अगर 1 नहीं आ रहा इसका मतलब 1 गलत है। जितने भी क्वेश्चंस होंगे उन सब में जो EIs इवेंट्स हैं, EIs उनकी प्रोबेबिलिटी का सम हर हालत में क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। ठीक है। अब लास्ट में हमारे पास क्या होगा? दो बॉल ट्रांसफर होगी फर्स्ट से सेकंड में। अब क्या कह रहा आगे? देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्राइंग ए व्हाइट बॉल फ्रॉम बैग बी? बैग ए से बैग बी में दो बॉल ट्रांसफर हो गई, अब व्हाइट बॉल निकालनी है बैग बी में से। लेट X be the event of drawing a white ball from bag from bag। अब बैग बी से व्हाइट बॉल निकालना डिपेंड करेगा कि यहाँ से ट्रांसफर कैसे हुई है। अगर यहाँ से दो व्हाइट ट्रांसफर हो गई तो 5 व्हाइट और 5 ब्लैक, एक वाइट निकालने की प्रोबेबिलिटी 5 वाइट है। दोनों ब्लैक ट्रांसफर हो गई तो 3 वाइट और 7 ब्लैक, एक वाइट निकालने की प्रोबेबिलिटी 3 वाइट है। एक वाइट और एक ब्लैक अगर ट्रांसफर हो गई तो वहां से एक ब्लैक निकालने की प्रोबेबिलिटी 4 वाइट है। 4 बाई 10 मतलब सेकंड ड्रा से पहले बैग बी में 2 एक्स्ट्रा बॉल ऐड हो गई। प्रोबेबिलिटी ऑफ X अपॉन E1, X अपॉन E1 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग वर्ड्स में लिखना चाहो तो व्हाइट बॉल फ्रॉम बैग बी व्हेन 2 व्हाइट आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम A to B 5 by 10 1 by 2। प्रोबेबिलिटी ऑफ X अपॉन E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग 1 व्हाइट फ्रॉम बैग बी, 1 व्हाइट फ्रॉम बैग बी व्हेन 1 व्हाइट एंड 1 ब्लैक ट्रांसफर्ड फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड। अब फर्स्ट से सेकंड में एक वाइट और एक ब्लैक अगर ट्रांसफर हो रही तो 4 वाइट और 6 ब्लैक हो जाएंगे। निकालनी वाइट ही है, कभी इसके अंदर निकाल दूसरे कलर की बोल दो, ये 4 वाइट है। और तीसरा केस प्रोबेबिलिटी ऑफ X अपॉन E3, अच्छा दोनों ब्लैक ट्रांसफर हुई है। तीसरे केस में क्या देगा? तीसरे केस में एक वाइट और एक ब्लैक ट्रांसफर हो रही है, इसलिए 4 वाइट और 6 ब्लैक। लास्ट में इन सभी की प्रोबेबिलिटीज का सम आना ही जरूरी नहीं है, लेकिन जो EIs इवेंट्स हमारे पास इनकी प्रोबेबिलिटी का सम हर हालत में जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए वाइट बॉल
इट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स अपॉन E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स अपॉन E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। सब इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी हमने निकाल रखी है पहले। अगर यही क्वेश्चन बेस थ्योरम में जाएगा तो क्या पूछेगा कि फर्स्ट बैग से सेकंड बैग में 2 बॉल ट्रांसफर हुई है, उसके बाद दूसरे बैग से एक बॉल निकाली है। यहाँ तो कह रहा है कि बैग बी से वाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी बताओ। बेस थ्योरम में क्या कहेगा कि दूसरे बैग से एक बॉल निकाली, बैग बी से एक बॉल निकाली और वो वाइट है, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि पहले बैग में से दोनों ब्लैक ट्रांसफर हुई थी। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि पहले बैग में से दोनों वाइट ट्रांसफर हुई थी। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि पहले बैग में से 1 वाइट और 1 ब्लैक ट्रांसफर। पहले बैग से दोनों वाइट ट्रांसफर होने का मतलब हमें E1 अपॉन एक्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। पहले बैग से दोनों ब्लैक ट्रांसफर होने का मतलब E2 अपॉन एक्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। और पहले बैग से एक वाइट और एक ब्लैक ट्रांसफर होने का मतलब E3 अपॉन एक्स की प्रोबेबिलिटी। क्लियर? डिफरेंस समझ में आ गया? लास्ट टोटल प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन कैसे जाएगा और बेस थ्योरम का इस केस में, यानी कि हर क्वेश्चन में आपको बताया जा रहा है ये स्टेटमेंट थोड़ा सा इस प्रकार चेंज कर देगा तो बेस थ्योरम का जो कुछ पहले घटित हुआ, जो कुछ पहले घटित हो रहा है, पहले क्या घटित हुआ था कि बॉल ट्रांसफर हो रहा था। अब ये भी कह रहा है प्रोबेबिलिटी भी किसके निकलवा रहा है, किसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि पहले से दूसरे में इतनी बॉल ट्रांसफर हुई थी, यानी कि जो कुछ पहले घटित हो रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी निकलवा रहा है बेस थ्योरम। जो बाद में घटित हो उसकी प्रोबेबिलिटी निकलवा रहा है। बाद में क्या हुआ कि पहले तो बॉल ट्रांसफर हुई है फर्स्ट या सेकंड बैग में, उसके बाद वाइट बॉल निकाली है, इसका मतलब लॉ ऑफ बेस थ्योरम। मैंने प्रूफ इसका बता ही दिया था। फर्स्ट क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ मैं। फर्स्ट बैग में दिया था 3 रेड 4 ब्लैक, सेकंड में 5 रेड और 6 ब्लैक हैं। 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द 2 बैग्स। 1 बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम वन ऑफ द 2 बैग्स। तो पहले बॉल नहीं लिया, बैग सेलेक्ट करो। तो पहले बॉल नहीं लिया, बैग सेलेक्ट हुआ, बैग सेलेक्ट हुआ। 2 बैग हैं, दोनों में से एक बॉल निकाली, तो कहाँ से निकाली? पहले से निकालो या फिर दूसरे से, यानी कि पहले सिलेक्शन किसका हुआ? बैग का। इसका मतलब बैग के सिलेक्शन से रिलेटेड इवेंट E1 और E2। रैंडम सिलेक्शन है, फर्स्ट बैग इज सिलेक्टेड, इट्स प्रोबेबिलिटी 1/2, सेकंड बैग इज सिलेक्टेड, इट्स प्रोबेबिलिटी आल्सो इक्वल टू, दोनों की प्रोबेबिलिटी 1/2 हो जाएगी। उसके बाद क्या कह रहा है, जो बॉल निकाली वो रेड थी, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी? फर्स्ट ड्रॉन फ्रॉम सेकंड बैग E2 अपॉन A। क्या निकालना है? E2 अपॉन A। इवेंट्स वही रहेंगे, A अपॉन E1, A अपॉन E2, A अपॉन E3, उनमें कोई फर्क नहीं पड़ता। केवल और केवल ध्यान रखना, राइट हैंड साइड में चाहे मैं लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी यूज कर रहा हूँ, हमेशा A अपॉन EI, A अपॉन EI। केवल एक जगह बेस थ्योरम में लेफ्ट हैंड साइड में, वो भी लेफ्ट हैंड साइड में एनी EI की प्रोबेबिलिटी निकलवाएगा जब A अपर हो जाए बेस थ्योरम में, और वो भी केवल और केवल लेफ्ट हैंड साइड में एनी EI की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी होगी जब भी इवेंट A अकर हो जाए। बाकी कहीं पर भी राइट साइड में कहीं पर भी EI अपॉन A नहीं आएगा, या तो E1 E2 E3 की प्रोबेबिलिटी और साथ में A अपॉन E1 A अपॉन E2 और A अपॉन E3। सपोज सेकंड क्वेश्चन है 5% ऑफ men and 0.25% of women have gray hairs। 5% men and 0.25% women have gray hairs। A gray haired person is selected at random। Gray hair person is selected at random। What is the probability of this person being male? Assume that there are equal number of male and female। ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन आ जाता है। ग्रे हेयर्ड पर्सन इज सिलेक्टेड एट रैंडम। अगर मैं ग्रे हेयर्ड पर्सन के सिलेक्शन से रिलेटेड E1 और E2 लेता हूँ, तो बॉयज के केस में ग्रे हेयर्ड होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 5%। और गर्ल्स या वुमेन के केस में ग्रे हेयर्ड, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी? 0.25%। इन दोनों का सम 1 नहीं आ रहा, इसका मतलब इनसे रिलेटेड इवेंट E1 और E2 अज्यूम नहीं होगा। क्या है? सबसे पहले इक्वल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल्स,
इक्वल नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन्स में से सबसे पहले हमें रैंडमली एक पर्सन सेलेक्ट करना है, दैट में बी मेल और दैट में बी व्हेन ए पर्सन, मतलब पहले रैंडमली एक पर्सन सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद कंडीशन आएगी क्यों ग्रे हेयर है, सारे के सारे ग्रे हेयर नहीं है। When a person is selected at random from equal number of men and women, when a person is selected at random from equal number of men and women or male or females, पहले मेल और फीमेल यानी कि मैन और वुमेन से टोटल इक्वल नंबर है, बराबर बराबर संख्या है, उनमें से एक पर्सन सेलेक्ट करना है। लेट इवन विद द इवेंट दैट मेल इज सेलेक्टेड, that is man about man is selected, and it to be the event that a woman is selected. क्योंकि सारे के सारे ग्रे हेयर्ड नहीं है, सारे के सारे जो मेंबर्स हैं, पर्सन्स हैं, वो ग्रे हेयर्ड नहीं है। तो पहले तो रैंडम सिलेक्शन है मैन और वुमेन का, उसके बाद उनमें से ग्रे हेयर्ड property of human 1/2 property of u2। अब बात आ गई कि मैन और वुमेन में से ग्रे हेयर, लेट ए बी द इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग ए ग्रे हेयर पर्सन। ए बी द इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग ए ग्रे हेयर पर्सन। ग्रे हेयर मैन और वुमेन नहीं कह रहा हूं मैं, ग्रे हेयर्ड पर्सन। तो अब इस ग्रे हेयर्ड पर्सन का सिलेक्शन डिपेंड करेगा इसके ऊपर कि वो मैन है या वुमेन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेयर ओनली वन, ग्रे हेयर्ड पर्सन सिलेक्ट हुआ है प्रोवाइडेड ही इज मेल, इट्स प्रोबेबिलिटी 5%। फर्स्ट कह रहा है कि जो मेल है मैन है कितने हैं, 5% है ग्रे हेयर्ड, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 5%। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेयर ओनली 2, इसकी प्रॉपर्टी ग्रे हेयर पर्सन सेलेक्ट करने की प्रॉपर्टी प्रोवाइडेड, यानी कि फीमेल ग्रे हेयर सेलेक्ट करने की प्रॉपर्टी क्या होगी 0.25%। तो 0.25 अपॉन, देखो हिंट सही में लैंग्वेज से कि भी 5 और 0.25% से इससे रिलेटेड तो कहीं वन इंटू अज्यूम नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि दोनों की प्रॉपर्टी का संबंध नहीं है। तो लास्ट जो लाइन है उससे शुरुआत होगी कि इक्वल नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन्स आर देयर एंड व्हेन फ्रॉम इक्वल नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन्स ए पर्सन इज सिलेक्टेड एट रैंडम, इट विल बी मेल और मैन, इवन वुमेन इनटू इवन और इनटू की प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ गई। उसके बाद लास्ट में किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस पर्सन बीइंग मेल, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी दैट probability that gray hair male person, gray hair male is selected, मतलब ग्रे हेयर तो है वो मेल होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी मेल का सिलेक्शन का मतलब क्या हुआ इवन, इवन की प्रोबेबिलिटी निकालो, ग्रे हेयर तो है लेकिन कौन होगा मेल होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ इवन और ऑड, यूजिंग बेस फॉर्म प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ हेयर ओनली डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ हेयर ओनली प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ हेयर। चारों इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी मैंने निकाली हुई है, आपको जस्ट वैल्यूज पुट करनी है रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
2 groups are competing for the position on board of directors of a corporation. लगभग जिस टाइप के क्वेश्चन एक्सरसाइज में है, उसी टाइप के एग्जाम्पल्स भी आपको मिल जाएंगे. 2 groups are competing for the position on board of directors of a corporation. किसी भी निगम कॉर्पोरेशन के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जगह हासिल करने के लिए 2 ग्रुप्स के बीच में कंपटीशन है. Probabilities that the first and second group will win are 0.6 and 0.4 respectively. पहला ग्रुप जीतेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.6 है. दूसरा ग्रुप जीतेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.4 है. फर्दर, if the first group wins, the probability of introducing a new product is 0.7 and the corresponding probability is 0.3 if the second group wins. Find the probability that the new product introduced was by second group. अब यहाँ पर थोड़ा सा सस्पेंस आ गया. 0.6 और 0.4 का सम, 0.7 और 0.3 का सम, तो कहाँ से इवन हो गया? पहली जगह बात हो रही है कि पहला ग्रुप जीत रहा है, दूसरा ग्रुप जीत रहा है, और उसके बाद किसकी बात हो रही है? अगर पहला ग्रुप जीता, अगर पहला ग्रुप जीता तो नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.7. तो पहले जो 2 ग्रुप्स हैं उन दोनों में से किसी ग्रुप का जीतना है या नए प्रोडक्ट का इंट्रोड्यूस होना है, क्योंकि नया प्रोडक्ट तो दोनों में से कोई एक ग्रुप जीतने के बाद आएगी. इसका मतलब पहले क्या कुछ घटित हो रहा है? दोनों में से कोई एक ग्रुप जो है वो जीत रहा है, यानी कि दोनों के बीच में कंपटीशन है. व्हेन 2 ग्रुप्स आर कॉम्पिटिंग फॉर गेटिंग पोजीशन. When there is a competition between the 2 groups, for getting position in board of directors. Of a corporation. Let E1 be the event that first group wins, E2 be the event that second group wins. Let E1 and E2 be the events that first and second group wins. Respectively. First and second group wins respectively. Probability of E1 first लिखा हुआ है 0.6 is the probability if the first group wins. Probability of E2, दूसरा ग्रुप जीतेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.4. पहला ग्रुप जीतेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.6. दूसरा ग्रुप जीतेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.4. अब उसके बाद चलो दोनों में से कोई एक ग्रुप जीत गया. अब अगला पॉइंट क्या है? नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हो. अब ये कह रहा है कि नया प्रोडक्ट, लास्ट लाइन देखो, न्यू प्रोडक्ट इज इंट्रोड्यूस्ड. नया प्रोडक्ट तो इंट्रोड्यूस हुआ है, लेकिन इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो पहले ग्रुप ने इंट्रोड्यूस करवाया? अगर पहला ग्रुप नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कब करवाएगा? जब पहला ग्रुप जीतेगा. इसका मतलब अल्टीमेटली मुझे किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? पहले ग्रुप के जीतने की प्रोबेबिलिटी. Let A be the event that a new product is introduced. Event A ले लिया, new product is introduced. अब नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस होना डिपेंड कर रहा है कि जीता कौन सा ग्रुप है. नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस होने की प्रोबेबिलिटी 0.7 होगी अगर पहला ग्रुप जीत रहा है, और दूसरा ग्रुप जीत रहा है तो नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस होने की प्रोबेबिलिटी 0.3. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड
ए अपॉन इवन का मतलब है मैं प्रॉपर्टी नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस होने की निकाल रहा हूं, लेकिन जीत किसकी हुई है? फर्स्ट ग्रुप की। वो नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस, यहां नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस होने की प्रॉपर्टी नहीं निकल रही है, सॉरी फर्स्ट ग्रुप के जीतने की प्रॉपर्टी नहीं निकल रही है, यहां प्रॉपर्टी किसकी निकल रही है? नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस ए अपॉन इवन। लेकिन जीत किसकी हुई? फर्स्ट ग्रुप की। स्पष्ट किया हुआ है कि पहला ग्रुप अगर जीतेगा तो नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस होगा, उसकी प्रॉपर्टी कितनी पॉइंट? प्रॉपर्टी ऑफ ए अपॉन ए2 वर्ड्स में लिखना इसको, प्रॉपर्टी दैट ए न्यू प्रोडक्ट इज इंट्रोड्यूस्ड प्रोवाइडेड फर्स्ट ग्रुप मींस, प्रॉपर्टी दैट न्यू प्रोडक्ट इज इंट्रोड्यूस्ड प्रोवाइडेड सेकंड ग्रुप मींस। पॉइंट दोनों केसेस में दोनों का सम भी 1, इन दोनों का सम भी 1। तो यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मेनली दो ही पॉइंट है, या तो जो इवेंट EIs डिफाइन होंगे उन सब की प्रोबेबिलिटी का समान होगा, और दूसरा केस कि रैंडम एक्सपेरिमेंट में आप ये ऑब्जर्व करें कि क्या कुछ घटनाक्रम जो है पहले हुआ है और क्या बाद में। तो पहले दोनों में से किसी एक ग्रुप की जीत हुई है और उसके बाद नए प्रोडक्ट का हमें प्रॉपर्टी निकालनी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस्ड वाज बाय द सेकंड ग्रुप। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी that new product is introduced by the second group. New product introduced by the second group. सेकंड ग्रुप नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कब करेगा? जब सेकंड ग्रुप जीतेगा। जो जीतेगा वही नया ग्रुप इंट्रोड्यूस करेगा। E2 की प्रॉपर्टी जबकि इवेंट है, आपको इवेंट दिया करो उसको ही वहां से पता चलेगा। स्पष्ट दिया हुआ लास्ट टाइम में ये न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस्ड, ये नया प्रोडक्ट तो इंट्रोड्यूस हो चुका, लेकिन किसने किया? सेकंड ग्रुप। किस केस में करेगा नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस? जो उसकी जीत होगी। इसका मतलब हमें सेकंड ग्रुप पे जीतने की प्रॉपर्टी। नाउ अप्लाइंग बेस थ्योरम यूजिंग बेस थ्योरम, using base theorem it will be probability of A2 into probability of A upon A2 divided by probability of E1 into probability of A upon E1 plus probability of A2 into probability of A1। ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑफ द स्टूडेंट्स इन स्कूल, पहले पुट कर लेना बस, इसमें यहाँ तक निकाल के मैंने छोड़ दिया। ऑफ द स्टूडेंट्स इन स्कूल इट इज नोन दैट 30% हैव 100% अटेंडेंस एंड 70% स्टूडेंट्स आर इरेगुलर। स्कूल में 30% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी अटेंडेंस जो 100% है और 70% जो है वो इरेगुलर है। प्रीवियस ईयर्स रिजल्ट रिपोर्ट्स दैट 70% of all students who have 100% attendance attain A grade। मतलब क्या हुआ? जिन स्टूडेंट्स का अटेंडेंस 100% था उसमें से 70% स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने एग्जाम में A ग्रेड लिया, और जो इरेगुलर स्टूडेंट थे उनमें से केवल 10% स्टूडेंट्स ने A ग्रेड लिया। जो इरेगुलर स्टूडेंट थे उनमें से केवल और केवल 10% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने ग्रेड ए लिया। एट द एंड ऑफ द ईयर वन स्टूडेंट इज चोजन एट रैंडम एंड ही वाज फाउंड टू हैव एन ए ग्रेड। तो रैंडमली जब आप स्टूडेंट सिलेक्ट करोगे तो पहले पॉसिबिलिटी क्या होगी कि वो रेगुलर था या इरेगुलर, फिर उसके बाद उसका रिजल्ट क्या है, उसको एग्जाम में ए ग्रेड मिला या नहीं मिला। तो यहाँ पर E1 और E2 हमारे पास when at the end of the year one student is chosen at random and he was found to have an A grade what is the probability that the student has 100%?
when a student is selected at random, when a student is selected at random from a large group of students, having 70% to 30%, out of them 30% students have 100% attendance and 70% students are irregular. रैंडमली हमें एक स्टूडेंट सेलेक्ट करना है, लेट even be the event that a student having 100% attendance is selected, and A to be the event that an irregular student is selected. इवन की प्रॉपर्टी, जिनका 100% अटेंडेंस है, जो रेगुलर है, उन स्टूडेंट्स की संख्या 30% है। प्रॉपर्टी ऑफ A2 70% जो है वो इरेगुलर है। इवन की प्रॉपर्टी 30/100, A2 की प्रॉपर्टी 70/100। अब उसके बाद चलो ठीक है, रैंडम सिलेक्शन होगा स्टूडेंट का। अब बात करते हैं कि एग्जाम में उसको ग्रेड A मिला या नहीं मिला। लेट A be the event of selecting a student having A grade in exam, A grade in exam। स्टूडेंट कौन सा सिलेक्ट हुआ? जो रेगुलर था। स्टूडेंट कौन सा सिलेक्ट हुआ? जो रेगुलर था, और उसको एग्जाम में A ग्रेड मिलेगा। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? लिखा हुआ किसमें स्पष्ट कि जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनमें से 70% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको एग्जाम में A ग्रेड मिलेगा। तो A/E1 की प्रोबेबिलिटी क्या हुई? 70/100। A/E2 इरेगुलर स्टूडेंट है। अब ऐसा नहीं कि उनमें से कोई भी स्टूडेंट A ग्रेड अटेंड नहीं करेगा। इरेगुलर जो स्टूडेंट हैं उनमें से केवल 10% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने A ग्रेड मार्क्स A ग्रेड जो अटेंड किए अपने एग्जाम में। A/E2 वर्ड्स में प्रोबेबिलिटी दैट a regular student will get A grade in exam, probability that an irregular student get A grade in exam। ये क्या आ गया? लास्ट में किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? At the end of the year, one student is chosen at random and he was found to have an A grade। और कैसा स्टूडेंट सिलेक्ट हुआ? जिसको A ग्रेड था, A ग्रेड मिला उसको एग्जाम में। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि 100% अटेंडेंस वाला स्टूडेंट सिलेक्ट हुआ था। प्रोबेबिलिटी दैट 100% अटेंडेंस student was selected, 100% attendance student was selected provided he have A grade। provided का मतलब है given है, provided he have A grade। A grade तो उसको मिला,
तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसकी जो अटेंडेंस थी वो 100%, यानी कि अटेंडेंस 100% वाला स्टूडेंट जो है उसको सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 निकालना है, जबकि एक अंतर हो चुका है। एट द एंड ऑफ द ईयर वन स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम, रैंडमली एक स्टूडेंट सिलेक्ट हुआ और वो स्टूडेंट कैसा मिला, उसके ये ग्रेड था एग्जाम में, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो स्टूडेंट था वो कौन सा स्टूडेंट था, इसकी अटेंडेंस 100% थी, यानी कि वो रेगुलर स्टूडेंट। यूजिंग बेस थ्योरम it will be probability of E1 into probability of E1 divided by probability of E1 into probability of E1 plus probability of E2 into probability of E1। चार इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी हमने निकाली हुई है, पहले पुट कर देना एक बार। In a certain college 4% of boys and 1% of girls are taller than 1.75 मीटर। कॉलेज के अंदर 4% तो लड़के और 1% जो लड़कियां हैं उनकी हाइट 175 सेंटीमीटर से ज़्यादा है। तो अगर हाइट से रिलेटेड मैं इवेंट E1 और E2 लेता हूँ तो इन दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम, क्योंकि 4% तो लड़के हैं और 1% लड़कियां हैं, दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम 1 नहीं आ रहा, इसका मतलब यहाँ E1 और E2 इससे रिलेटेड इवेंट नहीं लेना। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दिया हुआ है, फर्दरमोर 60% ऑफ द स्टूडेंट इन द कॉलेज आर गर्ल्स। तो बॉयज कितने हो गए, 40% बॉयज और 60% गर्ल्स हैं। ए स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द कॉलेज एंड इज फाउंड। तो पहले क्या हुआ, स्टूडेंट सिलेक्ट हुआ और उसके बाद उनकी हाइट्स मेजर की गई। पहले रैंडम सिलेक्शन स्टूडेंट का, व्हेन ए स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम ए कॉलेज, when a student is selected at random from the college having 60% girls and 40% boys। ये लाइन लिखनी इसलिए जरूरी है कि सिद्धा E1 और E2 नहीं, मुझे ये तो पता चले कि करना क्या है। एक स्टूडेंट सेलेक्ट करना है रैंडमली कॉलेज में से, जिस कॉलेज में 60% तो लड़कियां और 40% लड़के हैं। E1 बी द इवेंट दैट बॉयज सिलेक्टेड एंड E2 बी द इवेंट गर्ल्स सिलेक्टेड। E1 की प्रोबेबिलिटी 40/100, E2 की प्रोबेबिलिटी 60/100। अब चलो स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा रैंडम, अब बात आती हाइट की। अब बात आती हाइट की, जो स्टूडेंट सिलेक्ट हुआ उसकी हाइट 1.75 मीटर से ज़्यादा है। लेट इट बी द इवेंट सिलेक्टेड स्टूडेंट हैव हाइट मोर देन 1.75 मीटर। अब इसे एक ही प्रोबेबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड करेगी कि वो सिलेक्टेड स्टूडेंट लड़का है या लड़की। A/E1 ये सिलेक्टेड स्टूडेंट तो क्या है, लड़का। तो लड़के कितने हैं जिनकी हाइट 1.75 मीटर से ज़्यादा है, 5%। तो A/E1 की प्रोबेबिलिटी 5/100, 4/100। A/E2 की प्रोबेबिलिटी लास्ट में इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सिलेक्टेड स्टूडेंट इज ए गर्ल स्टूडेंट इज सिलेक्टेड का मतलब क्या हुआ, हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, E2 की निकालनी है। तो लास्ट में सिलेक्टेड स्टूडेंट की हाइट 175 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो सिलेक्टेड जो स्टूडेंट है वो गर्ल है, लड़की है। दैट इज E2/A इज रिक्वायर्ड। अप्लाइंग बेस सीधा आपके पास रिक्वायर्ड।